गरीब शांति और अमीर पार्वती आज दोनों ही पड़ोसनों का जन्मदिन था, जिसकी खुशी में जहां शांति की बेटी उसके लिए बाहर गाजर का हलवा बना रही थी, वहीं अमीर पार्वती अपनी बेटी के साथ खड़ी डिलीवरी बॉय से ढेर सारे फूड ऑर्डर लेती है और शांति की तरफ देखकर कहती है, कुछ लोग कितनी किस्मत वाले होते हैं और कुछ कितने बदनसीब होते हैं। शांति देखो, आज हम दोनों का ही जन्मदिन है, पर देखो जहाँ आज मैं बिरयानी, कोफ्ते, शाही टुकड़ा जैसे मेरे फेवरेट 10 तरह के पकवान खाऊंगी, और वहीं तुम अपनी बेटी के हाथों का ये गाजर का हलवा जिसमें सिर्फ चीनी है। पार्वती गरीब परिवार को ताने देकर अपने 10 तरह के पकवान लेकर अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही अर्पिता अपनी माँ से कहती है, माँ, आज आंटी और आपका जन्मदिन है और आज के दिन भी आप आंटी को भला बुरा कह रही हो। माना आप दोनों के हालात में भी काफी फर्क है, पर ये अच्छी बात थोड़ी ना होती है गरीब का मजाक बनाना। तू बड़ा उन गरीब परिवार का साथ देती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी बेटी कम और उस गरीब की बेटी ज्यादा है। पार्वती अपनी बेटी से नाराज होकर वहां से चली जाती है और रात को पार्वती के लिए केक आता है। पार्वती अपने जन्मदिन के केक को काट कर अपने परिवार के साथ एंजॉय करती है और अगली सुबह जब अर्पिता कॉलेज जाती है तो उसकी मुलाकात शांति के बेटे निखिल से होती है। निखिल, मुझे माफ कर दो, कल मेरी माँ ने जो भी आंटी जी को कहा। अर्पिता, तुम क्यों माफी मांग रही हो? मैं जानता हूँ हम दोनों की माँ एक दूसरे को पसंद नहीं करती, तो उनको कौन बताए कि हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। पता नहीं इन दोनों के बीच की दुश्मनी कब खत्म होगी। मुझे नहीं लगता ये दुश्मनी कभी खत्म होगी। अब ये दुश्मनी तभी खत्म होगी जब हम दोनों शादी कर लेंगे। हम दोनों की माँ एक दूसरे को पसंद नहीं करती तो क्या हुआ, हम दोनों तो पसंद करते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता दें। अर्पिता और निखिल एक दूसरे को बचपन से जानते थे और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। इसलिए घर जाकर दोनों अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बताते हैं। देवर जी, आप क्या बोल रहे हैं? होश में रहकर बात कीजिए। वो अमीर घर की लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। हाँ भैया, आप तो जानते हैं ना वो अमीर परिवार कितना घमंडी है। अगर वो लड़की हमारे घर की बहू बन गई तो माँ का जीना आराम कर देगी। ननन जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आखिर गरीब परिवार में आपको जाना क्यों है? हम आपकी शादी बहुत बड़े घर में करवाएंगे। भूल जाओ उस गरीब निखिल को। और अगर उस लड़के को नहीं बोल सकती तो अपने परिवार को भूल जाना, समझी? दोनों के घर वाले उनके रिश्ते को मना कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं और मंदिर में जाते हैं। पंडित जी, हमारे साथ कोई नहीं है, आप अपना ही आशीर्वाद देकर हमारी शादी संपन्न करवा दीजिए। निखिल और अर्पिता के कहने पर पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और निखिल अर्पिता को मंगलसूत्र पहनाकर सिंदूर लगाकर उसके साथ 7 फेरे लेकर शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध जाता है और कुछ देर बाद दोनों शादी करके घर आते हैं। और जब पार्वती और शांति को पता चलता है कि निखिल और अर्पिता दोनों ने उनके खिलाफ जाकर शादी कर ली तो दोनों परिवार अपनी नाराजगी जताते हैं। पता नहीं इस गरीब ने तेरे ऊपर क्या जादू कर दिया जो तूने हमारे खिलाफ जाकर इस गरीब से शादी कर ली। जादू मेरे बेटे ने नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे पर कर दिया। मेरा वो बेटा जो मेरी बात कभी नहीं टालता था, आज वही मेरी बात के खिलाफ चला गया। बेटा, तूने शादी तो कर ली पर मैं तुझे और बहू को कभी दिल से नहीं अपनाऊंगी। जहां पार्वती अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ लेती है तो वहीं शांति भी अपने बेटे बहू को घर में रहने की तो जगह देती है, पर अपने बेटे से बहू से बहुत नाराज रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अपनी सास को खुश करने के लिए और अर्पिता रसोई में खाना बनाने जाती है। मैंने सब्जियां तो काट ली, पर मिट्टी का चूल्हा कैसे जलाऊं? मैंने तो आज से पहले कभी खाना ही नहीं बनाया। नहीं बनाया तो मैं हूं ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। मैं जानती हूँ माँ जी तुमसे नाराज हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, माँ जी बहुत अच्छी हैं, वो तुम्हें बहुत जल्द अपना लेंगी। भाभी, मुझसे सब नाराज हैं, बस आपको छोड़कर। क्या आपको मुझसे कोई नाराजगी नहीं? तुमने किसी के साथ बुरा थोड़ी ना किया है, और मैंने देखा है जब भी तुम्हारी माँ हमसे लड़ाई करती थी तुम हमेशा अपनी माँ को शांत कराती थी। तुमने तो हमेशा हमारा भला ही चाहा है। और मैंने कल तुम्हारे कमरे में पेंटिंग देखी थी। पेंटिंग तो तुम बहुत अच्छी करती हो। हाँ, वो मेरा सपना था कि मैं एक पेंटर बनूं, पर शायद वो पॉसिबल नहीं है अब। अगर उम्मीद छोड़ दोगी तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुम घर में खाली समय में बैठकर पेंटिंग बनाओ और उन्हें बेचो, ताकि तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें ताने दिए थे वो जान सके कि इंसान गरीब हो या अमीर, अगर उनके पास कला होती है तो वो हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। अपनी जेठानी की मदद से अर्पिता अपनी सास के लिए खाना बनाती है, पर वो खाना दीपा जितना अच्छा नहीं बनता।
छोटी बहू, मुझे खाने का बहुत शौक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे जला भुना कुछ भी खाने को दे दो। हाँ भाभी, इसीलिए आप खाना बनाना छोड़कर अपनी पेंटिंग पर ही ध्यान दो। वैसे भी खाली समय में हर समय पेंटिंग ही तो करती हो आप। अर्पिता के हाथ का खाना किसी को पसंद नहीं आता, जिस वजह से अर्पिता दुखी हो जाती है। अब इसी तरह समय बीतने लगता है और 1 साल हो जाता है, जहां अब शांति और पार्वती का जन्मदिन पास आने लगता है। निखिल जी, बहुत जल्दी माँ जी का जन्मदिन आ रहा है। वो खाने की बहुत शौकीन है। मैंने अक्सर देखा था जब माँ का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था तो आंटी बहुत दुखी होती थी। मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनके लिए कुछ खास करूँ और इस साल उनका बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तुम माँ के जन्मदिन पर उन्हें उनकी पसंद का खाना दे देना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ माँ खुश हो जाएगी। इतना बोलकर निखिल वहां से चला जाता है, जिसके बाद दीपा अर्पिता की एक पेंटिंग लेकर उसके पास जाती है और उससे कहती है, अर्पिता, सच में ये पेंटिंग तुमने बनाई है? तुम इन्हें बेचती क्यों नहीं हो? इन्हें बेचकर तुम पैसे भी कमा लोगी और माँ जी का बर्थडे सरप्राइज भी प्लान कर पाओगी। और घर की चिंता मत करना, घर में हूं ना मैं संभाल लूंगी। तुम्हारे जेठ जी शहर में है, इसीलिए पैसे नहीं है मेरे पास भी। मैं बस इसी तरह से मदद कर सकती हूँ। सही कहा भाभी आपने। माँ जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मुझे पैसे की जरूरत है। आपने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। आप बहुत अच्छी हैं। इस साल माँ जी की अमीर बहू उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेगी और इस साल माँ जी अपने जन्मदिन पर 10 तरह के अमीर पकवान खाएंगी। इतना बोलकर अगले ही दिन अर्पिता अपनी कुछ पेंटिंग मार्केट में बेचने के लिए जाती है और उसे उन पेंटिंग्स के अच्छे दाम भी मिलते हैं। इसी तरह अब जब भी अर्पिता को मौका मिलता वो अपने हाथों से पेंटिंग बनाती और उन्हें मार्केट में बेचने चली जाती। ऐसे ही एक दिन मार्केट में अर्पिता की दुकान पर उसकी माँ और भाभी आती है। देख लिया बेटा, गरीब घर में शादी करने का नतीजा। कैसे तुम इस ठंड में रोड पर खड़े होकर अपनी कला को बेच रही हो। अगर आज मेरी मर्जी से शादी की होती तो किसी एग्जीबिशन में तुम्हारी होती है पेंटिंग। छोड़िए न माँ जी, अब आपकी अमीर बेटी उस गरीब घर की बहू है। माँ जी, हम अपनी शॉपिंग करते हैं, ठंड बहुत हो रही है। शाम होने से पहले आपके जन्मदिन के लिए सामान ले लेते हैं। शीतल और पार्वती अर्पिता का मजाक बनाकर चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और शांति पार्वती का जन्मदिन आ जाता है। अब जहां पार्वती के बहू बेटे उसके जन्मदिन की छोटी सी पार्टी घर में रखते हैं और मेहमानों को बुलाते हैं, तो वहीं अर्पिता भी अपनी सास के लिए 10 तरह का खाना ऑर्डर करती है। ये 10 तरह का खाना आप कब तक पहुंचा देंगे? मैडम, ये सारा खाना बनाने में टाइम लगेगा। जैसे जैसे डिशेज बनती जाएंगी वेटर के हाथ में भिजवाता रहूंगा। घर आपका वैसे भी ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है। कुछ देर बाद 2 वेटर ऑर्डर लेकर आते हैं। ये शांति जी का घर है मैडम, आपका ऑर्डर आया है। मलाई चाप और दाल मखनी का ऑर्डर है। पर इतना महंगा खाना किसने ऑर्डर किया? मैंने नहीं किया था। माँ, अब जिसने भी किया है ले लो ना। शांति खाना लेकर घर में जैसे ही जाने लगती है तो फिर से 3 वेटर 3 क्लॉथ लेकर और आ जाते हैं। मैडम जी, शांति जी के नाम से रुमाली रोटी, तंदूरी नान और कढ़ाई पनीर का ऑर्डर है। भैया, इतने महंगा खाना, वो भी इतना सारा। हमने ये सब ऑर्डर नहीं किया। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। माँ जी, वेटर को कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वो बिल्कुल सही एड्रेस पर आए हैं। इस ठंड में ये सब कुछ आपकी अमीर बहू ने किया है। आपके जन्मदिन पर उसने आपके लिए 10 तरह का अमीर खाना मंगवाया है। दीपा की यह बात सुनकर शांति इमोशनल हो जाती है और तभी 5 वेटर 5 क्लॉथ में 5 डिश और लेकर आते हैं, जिनसे खाना लेकर दीपा अंदर आती है और अपने लिए 10 तरह का खाना देख शांति अर्पिता को सबको बाहर लेकर जाती है और पार्वती को सुनाते हुए अपनी बहू को गले लगाकर कहती है, पार्वती, तुम हर बार खाना दिखाकर मुझे चिढ़ाती थी ना। आज तुम्हारी ही बेटी ने मुझे जन्मदिन पर 10 तरह का खाना देकर सरप्राइज दिया है। बहू, मैंने तो तुझे पहले ही दिन अपना लिया था, बस कुछ अमीर लोगों के चलते तुझे दिल से गले नहीं लगा पाई। पर तूने तो आज मेरा वो सपना पूरा कर दिया जो अमीर की बहू भी नहीं कर सकी। ये छोटी सी पार्टी तो उसके बेटे ने दी है, असली सरप्राइज तो तूने अपनी गरीब सास को दिया है। फाइनली आज के दिन माँ ने मुझे और मेरी बीवी को अपना ही लिया। और ये सब कुछ अर्पिता तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी माँ के लिए इतना अच्छा बर्थडे प्लान करने के लिए थैंक यू सो मच। जहां शांति अपनी अमीर बहू को दिल से अपना लेती है, तो वहीं पार्वती जब गरीब परिवार की खुशियों को देखती है तो वो जल उठती है और उस दिन अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करती। तो वहीं शांति अपने परिवार के साथ 10 तरह का खाना बैठकर खाती है और अपने जन्मदिन को एंजॉय करती है। वाह बहू, ये रुमाली रोटी, मलाई चाप, दाल मखनी, खोए वाला गाजर का हलवा,
पनीर, मसाला, पिज्जा, चाउमीन सब बहुत अच्छा है। मेरा जन्मदिन को इन 10 तरह के खाने से खास बनाने के लिए तेरा बहुत शुक्रिया बहू। अरे माँ, तुम अकेले ही खाओगे इतना सारा खाना? हमें भी दो। हाँ हाँ, तुम सब भी खाओ। वैसे बहू, तूने इतना महंगा खाना कैसे मंगवाया? तेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। माँ जी, मैंने अपनी पेंटिंग बेच दी, उनसे मिले पैसे से ही ये सब आ पाया है। तूने मेरे लिए ये सब किया, शुक्रिया बहू। इस तरह से अमीर बहू अपनी गरीब सास के जन्मदिन पर उसे 10 तरह का खाना खिलाकर खुश कर देती है और सभी उस खाने को खाकर एंजॉय करते हैं। बस अब बहुत हुआ, अब मैं और अत्याचार सहन नहीं करूंगी। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन के साथ में तुम्हारे पिताजी भी मुझे बहुत दुखी करते हैं। ये लोग अभी इस घर के अंदर नहीं रह सकते। निकल जाओ तुम अभी के अभी इस घर से, निकल जाओ। बहू, हमें घर से क्यों निकाल रही हो? हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है। बहू, हम लोगों पर थोड़ी सी रहम कर। इस उम्र में आकर तो हमें घर से निकाल रही है और हमारी ये जवान बेटी कहाँ भटकेगी हमारे साथ? नहीं नहीं, अब और नहीं, निकल जाओ इस घर से। इस घर में तुम लोगों की कोई जगह नहीं है। घर का बेटा विकास ये सब चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके माता पिता और उसकी बहन की ही गलती है। आज आप कुछ नहीं कहोगे, एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। या तो आज मैं इस घर में रहूंगी या फिर आपका परिवार। ये सुनने के बाद विकास घर के अंदर चला जाता है। इधर रेशमा घर का दरवाजा लगाकर घर में चली जाती है। बेचारी गरीब बेटी राधिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हाँ, माँ, पिताजी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ऊपर से इतनी ठंड हो रही है कि बस अब क्या ही बताऊं। अब तो किस्मत हमारी जहाँ हमें ले जाए वहीं जाएंगे। चलो बेटी, चलते हैं यहाँ से। गरीब माता पिता अपनी बेटी के साथ फुटपाथ पर आ जाते हैं, जहाँ खुले में उन्हें बहुत ठंड लगती है। रात भर सरसरी हवाएं चलती हैं। अरे, सारी रात यहाँ गुजारी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे, मेरे शरीर की हड्डियां दर्द करने लगी हैं। आप दोनों ने तो कुछ खाया भी नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं और कैसे करूं जिससे हमारी परेशानी खत्म हो जाए। आज की रात तो हमें ऐसे ही बितानी होगी, कल देखते हैं क्या होगा। गरीब बेटी अपनी माँ और अपने पिता के साथ फुटपाथ पर सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, वो अपने माता पिता से कहती है, ऐसे नहीं चल पाएगा माँ। हम कब तक फुटपाथ पर अपनी जिंदगी बिताने वाले हैं? अगर हमें जिंदगी जीनी है तो काम करना होगा। तो मैं कहीं नौकरी ढूंढूंगी और पैसे कमा कर एक किराए पर कमरा भी खरीद लूंगी। जितना तुम्हें आसान लग रहा है उतना आसान नहीं होता पैसा कमाना। कुछ करने से ही कुछ होगा माँ। मैं काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ, आप दोनों यहीं पर रहना और अपना ख्याल रखना। राधिका ऐसा कहने के बाद नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो बहुत कंपनियों में जाती है और अपने काम की बात करती है, लेकिन किसी भी कंपनी में उसे कोई काम नहीं मिलता। भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। इस कंपनी में मुझे काम पर रख लीजिए। देखो, कंपनी में कोई जगह नहीं है और मैं अपनी मर्जी से किसी को भी नहीं रख सकता। फिलहाल तुम यहाँ से जा सकती हो। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? शाम के वक्त जब राधिका घर की तरफ वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसे बड़े बड़े घर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो अपने मन में सोचती है, कंपनियों में तो मुझे नौकरी मिल ही नहीं रही। एक काम करती हूँ, कहीं कोठी में काम कर लेती हूँ। अमीर लोगों के घर में अगर बर्तन झाड़ू पोंछे का काम भी कर लूंगी तो कुछ पैसे कमा ही लूंगी। राधिका उन बड़े बड़े घरों में जाकर बात करती है तो वहाँ उसे झाड़ू पोछा लगाने का काम मिल जाता है। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, सब काम अपनी जगह ठीक होते हैं, बस मेहनत करना आना चाहिए। राधिका अब ठंड में झाड़ू पोछा करने का काम करती है। बहुत ठंड लग रही है। ये ठंड तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से ये पानी बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। राधिका को ठंड में ठंडे पानी में काम करने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अपने माता पिता की शक्ल देखकर वो काम करती रहती है। एक महीने की जब उसे तनख्वाह मिलती है तो वो सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक किराए का मकान ले लेती है। जब तक मेरी कहीं अच्छी नौकरी नहीं लग जाती, माँ पिताजी हम लोग यहीं पर रहेंगे। फुटपाथ पर जिंदगी बिताने से अच्छा है किराए के मकान में रहें। बेटे से अच्छी तो हमारी बेटी निकली। बहू ने तो हमें घर से ही निकाल दिया, लेकिन बेटी ने घर में लाकर बिठा दिया। अब हमारे सर पर छत तो है, इससे बड़ी और क्या बात होगी। राधिका मन लगाकर काम करती है। एक दिन उसे एक कोठरी में एक आदमी कहता है, अरे, तुम जैसी लड़की जो पढ़ी लिखी लग रही है, वो ऐसा छोटा मोटा काम क्यों कर रही है? वैसे हकीकत में तुम पढ़ी लिखी हो या फिर अनपढ़ हो? मैं दिखने में ही पढ़ी लिखी नहीं बल्कि पढ़ी लिखी हूँ। मैंने 12वीं पास कर ली और ग्रेजुएशन कर रही थी। किसी कारणवश मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। अरे, फिर भी तुमने 12वीं के पास तो कर रखी है ना। तुम अच्छी किसी नौकरी के लिए तलाश क्यों नहीं करती? साहब, हम जैसे गरीबों को अच्छी नौकरी कहाँ मिलती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। विदेश में काम करोगी, बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पर वैकेंसी खाली है।
ये सुनते ही राधिका हैरान हो जाती है और बहुत खुश हो जाती है। क्या आप सच बोल रहे हो? विदेश में मेरी नौकरी लग जाएगी? अरे हाँ भाई, लग जाएगी। तुम पढ़ी लिखी हो, बहुत मोटा पैसा कमाओगी। सुदेश के ये कहने पर राधिका बहुत खुश होती है और वो घर आकर अपने माता पिता को इसके बारे में बताती है। उसे विदेश में नौकरी लगने की खुशी इतनी थी कि वो अपने भैया के पास भी चली गई। भैया भैया दरवाजा खोलो। अरे बहन, तुम यहाँ पर? अब क्या रह गया जो यहाँ लेने आई हो? भैया मेरी नौकरी लगने वाली है विदेश में, बस यही खुशखबरी आपको देने के लिए आई थी। ये सुनकर विकास को खुशी होती है, लेकिन रेशमा अपने मन में सोचती है, विदेश में नौकरी? फिर तो बहुत मोटा पैसा कमाएगी मेरी ननंद, खूब सारा पैसा आएगा। विदेश का पैसा तो यहाँ पर 10 गुना ज्यादा होता है। ऐसा सोचने के बाद रेशमा राधिका से प्यार जताते हुए कहती है, अरे ननंद जी, आपको ठंड लग रही होगी, अंदर आ जाओ। माँ बाबूजी कहाँ हैं? कब से आप लोग दर दर की ठोकर खा रहे हो। गुस्से में मैंने जो कुछ भी कहा उसके ऊपर मिट्टी डाल दो। अब हम सब एक साथ ही रहेंगे। अजय आप क्यों खड़े हो? जाओ माँ बाबूजी को ले आओ। ठीक है, लेकर आता हूँ। लालची रेशमा ये सुनते ही कि उसके नंद विदेश में नौकरी करने जा रही है, वो उसे अपने घर पर बुला लेती है। कुछ दिन बाद राधिका विदेश के लिए चली जाती है और इधर रेशमा उसके बूढ़े माता पिता की अच्छे से देखभाल भी करती है। लेकिन वक्त के साथ पूरा 1 महीना बीत जाता है और दूसरा महीना चल रहा होता है, लेकिन राधिका की कोई खोज खबर नहीं होती। मुझे तो लग रहा है तुम्हारी बेटी धोखा देकर गई है, चली गई किसी आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ाने। अब मैं तुम दोनों को रखकर भी क्या करूंगी? चलो चलो निकलो यहाँ से और जगह खाली करो हमारे घर से। इस तरह रेशमा तो 1 महीने बाद ही बेचारी गरीब माता पिता को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देती है। गरीब माता पिता बेचारे यहाँ वहाँ ठोकर खाने लगते हैं और उधर विदेश में राधिका का हाल भी बहुत बड़ा होता है। क्या सोचकर आई थी विदेश में मैं नौकरी करने? यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। ना तो मेरी तनख्वाह मेरे घर पर पहुँच रही है और ना ही यहाँ मुझे कुछ मिल रहा है। सारा दिन मैं भूखी प्यासी काम करती हूँ और ये लोग मुझे मजदूरों की तरह काम करवाते हैं। कब मैं घर जाऊंगी? आखिर कब ये परेशानी खत्म होगी? तभी राधिका के मालिक आते हैं और उसे और काम बताकर चले जाते हैं। राधिका बेचारी ठंड में काम करती रहती है। उसकी तनख्वाह के पैसे सुदेश के अकाउंट में जा रहे होते हैं। सुदेश एक फ्रॉड आदमी था। वो किसी तरह लड़कियों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर विदेश भेजकर पैसे कमाया करता था। इसी के चलते एक दिन राधिका को मौका मिला। हम लोग किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, तुम कुछ दिन यहाँ इस कमरे में ही रहना। लेकिन यहाँ तो पूरा कमरा खाली है, न सोने के लिए कुछ है न खाने के लिए कुछ है। मैं यहाँ कैसे रहूंगी कुछ दिन तक? ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये इतना कहकर बाहर से ताला लगाकर चला जाता है। राधिका दरवाजा पीटती हुई रह जाती है और रोने लगती है। पूरे कमरे में अंधेरा था, लेकिन अचानक से कुछ घंटे बाद फोन की बजने की आवाज आई। उस कमरे के एक कोने में एक छोटा सा फोन पड़ा था। ये फोन तो चालू है, मैं भैया को फोन करती हूँ। राधिका फोन से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क की वजह से फोन नहीं लग पाता। कई घंटे तक फोन ट्राई करते करते अचानक से उसके भैया के फोन पर बेल जाती है और वो रोते हुए अपनी सारी कहानी अपने भैया को बताती है। भैया भैया मुझे यहाँ से ले जाओ। भैया विदेश में मुझसे खूब काम करवाते हैं, लेकिन मेरे पैसे आप लोगों तक नहीं पहुँचते। मुझे यहाँ नहीं रहना भैया, मुझे बचा लो भैया, नहीं तो मैं यहाँ घुट घुट कर मर जाऊंगी। ये लोग मुझे खाने को भी नहीं देते। पता नहीं ये कैसी जगह है और कौन सी जगह है। फोन की दूसरी तरफ यह सब सुनकर विकास हैरान हो जाता है और तुरंत पुलिस के पास कंप्लेंट लिख जाता है और नंबर को ट्रैकिंग पर डालता है। ट्रैकिंग के चलते वो विदेश में अपनी बहन तक पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी बहन एक कमरे में ठंड से सिकुड़ी पड़ी थी। उसे उठाता है और उसे अपनी जर्सी पहनाता है। घर पर अपनी बहन को वापस लाने के बाद विकास सबसे पहले अपनी पत्नी के मुंह पर चांटा मारता है। ये सब जो हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपने माता पिता और बहन को घर से बाहर निकाला था, लेकिन अब तुम रहो या ना रहो, मैं अपने परिवार को अपने पास ही रखूंगा। यह सुनते ही रेशमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो विकास के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे माफ कर दो। आज के बाद से गलती दोबारा नहीं होगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालो। विकास अपने माता पिता को भी ढूंढ कर ले आता है, जिसके बाद रेशमा अपने सास ससुर का सम्मान करना सीख जाती है और अपनी नंद को अच्छे से ध्यान रखती है। अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।